बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेहत का दार से हकीम मुजम्मिल रफ़ीकी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम तिब्बी टेस्ट के बारे में, और वो टेस्ट है अल्ट्रासाउंड टेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप इस काबिल हो जाएं कि अल्ट्रासाउंड टेस्ट को देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें कि जिस मरीज़ का ये टेस्ट है क्या लिखा हुआ है इसके अंदर और उसको कौन कौन से अमराज हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो ये टेस्ट अल्ट्रासाउंड टेस्ट क्या है, ये किया क्यों जाता है, और अल्ट्रासाउंड टेस्ट जो हैं इनके नताइज को कैसे समझा जाए, तो आज हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात जानेंगे, मगर आसान अल्फाज में। अल्ट्रासाउंड क्या है, तो याद रखें कि अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है कि जिसमें आवाज़ की लहरों के ज़रिए से, आवाज़ की लहरों को इस्तेमाल करते हुए जिस्म के अंदरूनी हिस्सों, अंदरूनी अज़ा की तस्वीर बनाई जाती हैं। तो ये किया क्यों जाता है, इसका मकसद क्या होता है? तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर किया जाता है, मुख्तलिफ मकासद के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो जो बड़े बड़े मकासद हैं उनमें से एक पेट के अंदरूनी अज़ा की जाँच करना, जिगर, लीवर यानी गुर्दे, किडनी और दूसरे अंदरूनी अज़ा जो हैं उनकी जांच करना, उनकी बीमारियों की तशख़ीस करना। नंबर 2, दिल की जांच करना, दिल की बीमारियों और दिल की साख्त को देखने के लिए भी ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसी तरह से खून की नालियों को देखना, खून की नालियों की जांच करना, खून की नालियों में रुकावट या तंगी का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है। इसी तरह से थायराइड ग्लैंड की जांच करने के लिए, थायराइड ग्लैंड की बीमारियों का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है। इसी तरह पट्ठों और जोड़ों की चोटों और बीमारियों की तशख़ीस के लिए भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हमल की निगरानी के लिए, हमल के दौरान बच्चे की सेहत और नशोनुमा देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अब हम तफसील से देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड टेस्ट की जो ऊपर मुख्तलिफ मकासद बयान किए हैं कि इनमें कौन कौन सी तिब्बी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं और उन तिब्बी इस्तिलाहात से क्या मुराद है। पहले नंबर पे हम बात करेंगे पेट के अंदरूनी अज़ा के अल्ट्रासाउंड की। तो पेट के अल्ट्रासाउंड से जिगर यानी लीवर, पित्ता यानी गाल ब्लैडर, गुर्दे यानी किडनीज और इसी तरह से दीगर दूसरे अज़ा को देखा जाता है। तो पेट के अल्ट्रासाउंड में जो आम तिब्बी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उसमें एक अहम इस्तिलाह है हेपाटोमेगली। हेपा जिगर को कहा जाता है। हेपाटोमेगली, अगर जिगर जो है साइज़ में बड़ा हो जाए तो इसको हेपाटोमेगली कहा जाता है। तो अगर किसी रिपोर्ट में हेपाटोमेगली लिखा हो तो आप समझ जाएं कि इस मरीज़ का जिगर साइज़ में बड़ा हो चुका है। इसी तरह एक दूसरी अहम तिब्बी इस्तिलाह है कोलिलीथियासिस। कोलिलीथियासिस क्या होता है? पित्ते के अंदर पत्थरी बनने को कोलिलीथियासिस कहा जाता है। तो अगर किसी रिपोर्ट पे कोलिलीथियासिस लिखा हो तो इसका मतलब है कि इस मरीज़ के पित्ता के अंदर पत्थरी बन चुकी है। इसके बाद है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी गुर्दे में पानी का जमा हो जाना या गुर्दों में पानी पड़ जाना। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस लिखा हो तो इसका मतलब हुआ कि मरीज़ के गुर्दों में पानी है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसके बाद जो पेट का अल्ट्रासाउंड है उसमें एक अहम तिब्बी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाज को कहा जाता है। ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि जहाँ भी टाइटस लिखा हुआ है तो टाइटस का मतलब सोजिश हुआ करता है। जैसे हेपा यानी जिगर, टाइटस सोजिश, तो हेपाटाइटिस यानी जिगर की सोजिश। तो पैंक्रिया यानी पैंक्रियाज, लबलबा, तो पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियाज की सोजिश। तो पैंक्रियाटाइटिस लिखा हो तो इसका मतलब होगा लबलबे में सोजिश हो चुकी है मरीज़ को। तो पैंक्रियाटाइटिस क्या हो गया? लबलबे में सोजिश को पैंक्रियाटाइटिस कहा जाता है। इसके बाद है स्प्लीनोमेगली।
स्प्लीन को यानी तिल्ली को कहा जाता है, जिसे तिब की ज़ुबान में तहाल भी कहा जाता है। तो तहाल अगर साइज़ में बढ़ जाए तो इसको कहा जाता है स्प्लीनोमेगली। मेगली यानी बढ़ जाना, साइज़ का बढ़ जाना, यानी इनलार्जमेंट भी जिसे आप लोग कह सकते हैं, इनलार्जमेंट यानी बढ़ जाना। तो स्प्लीनोमेगली यानी तिल्ली का साइज़ में बढ़ जाना स्प्लीनोमेगली कहलाता है। इसके बाद है फैटी लिवर। ये आजकल एक आम मर्ज है, हर तीसरे बंदे को तकरीबन ये है फैटी लिवर। तो फैट चर्बी को कहा जाता है, लिवर जिगर को कहा जाता है। तो फैटी लिवर यानी जिगर में चर्बी का जमा हो जाना, ये फैटी लिवर कहलाता है। इसके बाद है सोरोसिस। सोरोसिस इसका मतलब होता है जिगर का सख्त हो जाना या फिर सिकुड़ जाना। तो अगर किसी की रिपोर्ट पर सोरोसिस लिखा हो तो इसका मतलब होगा कि उसका जिगर जो है सख्त हो गया या उसका जिगर सिकुड़ चुका है। एक और अहम जो तिब्बी इस्तिलाह पेट के अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल होती है वो है एसाइटिस। एसाइटिस यानी अगर किसी के पेट में पानी पड़ चुका हो तो उसकी रिपोर्ट में लिखा होता है एसाइटिस, यानी पेट में गैर मामूली तौर पर पानी का जमा हो जाना एसाइटिस कहलाता है। तो अगर किसी मरीज़ की रिपोर्ट में एसाइटिस लिखा हो तो इसका मतलब होगा कि पेट में पानी पड़ चुका है इस मरीज़ के। दूसरे नंबर पर है दिल का अल्ट्रासाउंड। दिल के अल्ट्रासाउंड को इकोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। यहाँ ये लफ्ज़ ज़हन नशीन कर लें, जहाँ पर भी कार्डियो का लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब होता है दिल से मुतल्लिका, जैसे कार्डियोलॉजी आप लोगों ने लफ्ज़ सुन रखा है। तो दिल के अल्ट्रासाउंड में, जिसे इकोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है, दिल की सेहत जांचने के लिए ये टेस्ट, ये जो अल्ट्रासाउंड है ये किया जाता है। तो इसमें जो आम इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उसमें से एक है कार्डियोमेगली। कार्डियो वही दिल, मैगली पहले भी गुजर चुका है, साइज़ में किसी उज़ु का बढ़ जाना। तो कार्डियोमेगली यानी दिल का साइज़ बढ़ जाना या दिल का साइज़ में बढ़ जाना। तो अगर कहीं कार्डियोमेगली लिखा हो टेस्ट में तो इसका मतलब हुआ कि दिल जो है वो साइज़ में बढ़ चुका है। दिल के अल्ट्रासाउंड में एक और जो मेडिकल टर्म इस्तेमाल होती है वो है वेलुलर रेगर्जिटेशन। वेलुलर रेगर्जिटेशन का मतलब क्या है कि दिल के वाल्व से खून का लीक हो जाना या फिर खून का उल्टा बहना। तो अगर जो है वाल्व से खून लीक हो रहा हो या खून उल्टा बह रहा हो तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड में वेलुलर रेगर्जिटेशन लिखा होगा। तो कहीं भी अगर वेलुलर रेगर्जिटेशन लिखा हो तो आप समझ जाइए कि इस मरीज़ के जो दिल के वाल्व हैं उनसे खून लीक होता है या फिर खून जो है उनसे उल्टा बहता है। इसी तरह एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है माइट्रल स्टेनोसिस। तो माइट्रल वाल्व का तंग हो जाना माइट्रल स्टेनोसिस कहलाता है। स्टेनोसिस यानी तंग हो जाना। इसके बाद है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है कि दिल के इर्द गिर्द पानी का जमा हो जाना पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहलाता है। तो अगर किसी रिपोर्ट में पेरिकार्डियल इफ्यूजन लिखा हो तो इसका मतलब है कि दिल के इर्द गिर्द पानी जमा हो चुका है। इसके बाद एक और तिब्बी इस्तिलाह जो दिल के अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल की जाती है वो है एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस का स्टेनोसिस पहले भी गुजर चुका है, होता है तंग हो जाना। तो एओर्टा वाल्व जो है उसका तंग हो जाना एओर्टिक स्टेनोसिस कहलाता है। इसके बाद एक इस्तिलाह जिसे CHF या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो दिल है वो खून को पंप करने में नाकाम हो जाता है। तो ऐसी हालत को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या CHF कहा जाता है। तो अगर किसी की रिपोर्ट पर CHF या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लिखा हो तो इसका मतलब है कि दिल का खून जो है पंप करने में नाकाम होना, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाता है। तो तीसरे नंबर पर हमने रखा है थायराइड ग्लैंड का अल्ट्रासाउंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है इसके अल्ट्रासाउंड में जो आमतौर पर तिब्बी इस्तिलाहात टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं उनमें से एक है गोइटर।
गोइटर का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड का अपने साइज में बढ़ जाना। इसी को उर्दू में और आम ज़ुबान में गिल्लड़ कहा जाता है। इसके बाद एक अगली इस्तिलाह है थायराइड नोड्यूल। ये याद रखें कि नोड्यूल लफ्ज़ जहाँ भी आए, नोड्यूल का मतलब होता है गिल्टी। तो थायराइड नोड्यूल इसका मतलब होगा थायराइड ग्लैंड में गिल्टी का होना। तो अगर कहीं लिखा हो थायराइड नोड्यूल तो आप समझ जाएं कि इस बंदे के थायराइड ग्लैंड में गिल्टी है। इसी तरह से बाज़ में लिखा होता है मल्टी नोड्यूल्स गोइटर। तो इसमें क्या होता है कि थायराइड में एक से ज़्यादा गिल्टियाँ होती है, मल्टी होती हैं, एक से ज़्यादा। तो उसके लिए लिखा होगा एक नहीं है ज़्यादा, तो लिखा होगा मल्टी नोड्यूल्स गोइटर। इसके बाद एक और इसके लिए इस्तिलाह इस्तेमाल होती है थायराइड सिस्ट। सिस्ट को भी समझ लें, सिस्ट कहीं भी आ जाए तो सिस्ट का मतलब होता है पानी की थैली। तो थायराइड सिस्ट यानी थायराइड में पानी की थैली होना। तो अगर थायराइड ग्लैंड में थायराइड में पानी की थैली है तो उसके लिए लिखा होगा थायराइड सिस्ट। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे पट्ठों और जोड़ों के अल्ट्रासाउंड की। इसमें जो अहम इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उनमें से पहली है टेंडोनेट्स। टेंडोनेट्स क्या होता है? टेंडन एक रेशेदार टिश्यू होता है जो पट्ठों और हड्डी को आपस में जोड़ रहा है। इसको जब पट्ठों की रग भी कहा जाता है। तो इस जो रेशेदार टिश्यू जो पट्ठों और हड्डी को आपस में जोड़ता है, इसकी सोजिश को टेंडोनेट्स कहा जाता है। तो अगर कहीं टेंडोनेट्स लिखा हो तो समझ जाइए कि वो रेशेदार टिश्यू के जो पट्ठों और हड्डियों को जोड़ता है आपस में, उसकी सोजिश हो गई है। इसके बाद है बर्साइटस। बरसा जो होता है, बरसा जिस्म में मौजूद छोटे छोटे थैलीनुमा ढांचे होते हैं जो स्याल से एक लिक्विड से भरे होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जोड़ों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, हड्डियों और पट्ठों वगैरह के दरमियान ये रगड़ को कम करते हैं। तो ये जो बरसा की यानी सोजिश कह लें इसको, तो बर्साइटस यानी वो जो थैली हैं स्याल जिनमें भरा हुआ है, जो हड्डियों और पट्ठों वगैरह की रगड़ को कम करते हैं, उनकी सोजिश को बर्साइटस कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जोड़ों के जो थैले हैं, जो थैलियाँ हैं, उनकी सोजिश को बर्साइटस कहा जाता है। इसके बाद है लेगामेंट टियर। लेगामेंट किसको कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू है लेगामेंट, यानी जो आपस में चीज़ों को जोड़ता है। तो लेगामेंट टियर क्या होगा? लेगामेंट जो है कनेक्टिव टिश्यू है उसका टूट जाना, ये लेगामेंट टियर कहलाता है। इसके बाद है मसल स्ट्रेन। मसल्स पट्ठों को कहा जाता है, उजलात को कहा जाता है। तो मसल स्ट्रेन का मतलब क्या होगा? पट्ठों में खिंचाव या चोट वगैरह। तो अगर कहीं जो है अल्ट्रासाउंड में लिखा हो मसल स्ट्रेन तो इसका मतलब होगा कि पट्ठों में खिंचाव या पट्ठों में कुछ चोट लगी है। इसी तरह से ज्वाइंट एफ्यूजन, ज्वाइंट जोड़ को कहा जाता है। एफ्यूजन यानी पानी का जमा हो जाना। तो ज्वाइंट एफ्यूजन यानी जोड़ में पानी का जमा हो जाना। तो कहीं अगर ज्वाइंट एफ्यूजन लिखा हो तो इसका मतलब होगा कि जोड़ों के अंदर पानी जमा हो चुका है। इसके बाद है रोटेटर कफ टियर। कंधे के जो पट्टे हैं उनका फट जाना, तो इसको बोला जाता है रोटेटर कफ टियर। रोटेटर कफ टियर यानी कंधे के पट्टों का फट जाना। 5वें नंबर पर है छाती का अल्ट्रासाउंड। छाती का अल्ट्रासाउंड जो है छाती की बीमारियों की तशखीस में मदद देता है। तो इसमें जो छाती के अल्ट्रासाउंड में अहम इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, इसमें एक अहम इस्तिलाह है फाइब्रो एडिनोमा। फाइब्रो एडिनोमा इसका मतलब होता है कि छाती में गिल्टी का होना। तो फाइब्रो एडिनोमा हो अगर कहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि छाती में गिल्टी बन चुकी है। इसी तरह से एक और इस्तिलाह है ब्रेस्ट सिस्ट। सिस्ट पहले भी गुजर चुका है कि सिस्ट थैली को, पानी की थैली को कहा जाता है। तो ब्रेस्ट सिस्ट यानी छाती में पानी की थैली होना ब्रेस्ट सिस्ट कहलाता है। अगर किसी के अल्ट्रासाउंड में ब्रेस्ट सिस्ट लिखा है इसका मतलब है कि छाती में पानी की थैलियाँ हैं। इसी तरह से एक इस्तिलाह है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर को कहा जाता है, सरतान को कहा जाता है। तो अगर कहीं कार्सिनोमा लिखा हो तो समझ जाएं कि ब्रेस्ट कैंसर है। बाज़ दफ़ा लिखा होता है डक्टल कार्सिनोमा। डक्टल
जो है दूध की जो नालियाँ होती हैं उनको डक्टल कहा जाता है, डक्टल नाली को कहा जाता है। यहाँ दूध की नालियाँ मुराद है। तो डक्टल कार्सिनोमा यानी दूध वाली जो नालियाँ हैं ख़वातीन में, उनका जो सरतान है, उनका जो कैंसर है, उसको डक्टल कार्सिनोमा कहा जाता है। बहरहाल कार्सिनोमा अगर कहीं आ जाए तो इसका मतलब है कि कैंसर है। इसी तरह से एक इस्तिलाह है मास्टाइटिस। मास्ट छाती को कहा जाता है। तो मास्टाइटिस का मतलब हो जाएगा छाती का इन्फेक्शन या छाती की सोजश। तो मास्टाइटिस यानी छाती की सोजश को कहेंगे। इसके बाद एक और इस्तिलाह होती है फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। इसका मतलब क्या है कि छाती के जो टिश्यू हैं उसमें आम जो तब्दीलियां होती हैं उसको फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस कहा जाता है। तो छठे नंबर पर है पेल्विक यानी पेट के निचले हिस्सा का अल्ट्रासाउंड। तो पेट के जो निचले हिस्से का पेल्विक जो अल्ट्रासाउंड है, इसमें रहम, बीजादानी और पेशाब की नाली वगैरह का जो है ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो इसमें जो आम इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उसमें से एक है फाइब्राइड्स। फाइब्राइड्स रसोली को कहा जाता है। तो अगर इस अल्ट्रासाउंड, ये वाला अल्ट्रासाउंड करवाएं और जो है पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाया जाए और उसमें लिखा हो फाइब्राइड्स, तो इसका मतलब होगा कि रहम में रसोली है, यानी रहम की रसोली, उसके लिए फाइब्राइड्स लिखा जाएगा। इसी तरह से एक और इस्तिलाह है ओवेरियन सिस्ट। ओवरी से ओवेरियन, ओवरी बीजादानी को कहा जाता है। तो ओवेरियन सिस्ट यानी बीजादानी में पानी की थैली, सिस्ट पानी की थैली को कहा जाता है। तो ओवेरियन सिस्ट यानी बीजादानी के अंदर पानी की थैलियों का होना ओवेरियन सिस्ट कहलाता है। इसके बाद एक और इस्तिलाह है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है? रहम की अंदरूनी झिल्ली का रहम से बाहर होना, इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। यानी रहम की जो अंदरूनी झिल्ली है उसका रहम से बाहर होना। तो अगर कहीं एंडोमेट्रियोसिस लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा कि रहम की अंदरूनी झिल्ली रहम से बाहर आ चुकी है। इसके बाद एक और जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है कि बीजादानी में बहुत सी छोटी छोटी थैलियां बन चुकी हैं। पोली यानी ज़्यादा, सिस्ट थैली को कहा जाता है ओवरी, ओवरी के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी बीजादानी में बहुत सी थैलियों का, पानी की थैलियों का बन जाना। इसी तरह से एक और जो इस्तिलाह है वो है हाइड्रोस्लिपनिक्स। हाइड्रोस्लिपनिक्स का मतलब क्या है? बीजादानी की नाली में पानी का जमा हो जाना। इसके बाद एक और इस्तिलाह है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी सोजिश को, इन्फेक्शन को कहा जाता है। तो पेल्विक, वही पेल्विक जिसको जो है वो पेड़ू कह दें या ये नाभ से निचले का हिस्सा होता है, इसकी सोजिश को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहा जाता है। यानी पेल्विक की जो सोजिश है उसके लिए ये लिखा जाएगा। इसको PID भी लिखा जाता है। 7वें नंबर पर हमने रखा है रगों और शरियानों का अल्ट्रासाउंड। तो रगों और शरियानों के अल्ट्रासाउंड में खून की नालियों की हालत देखी जाती है। तो इसमें जो आम इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, एक इसमें इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वेन थ्रोम्बोसिस। वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब कहता है खून का जम जाना। इसी तरह एक और इस्तेमाल होती है इस्तिलाह डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उनकी जो गहरी रगें होती हैं उनके अंदर खून क्या होता है? जम जाता है। तो इसको कहा जाता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी गहरी रगों के अंदर खून का जम जाना। या इसका एक और नाम भी होता है DVT। तो बहरहाल डीप वेन थ्रोम्बोसिस लिखा हो तो समझ जाइए कि जो रगें हैं उनके अंदर खून जम चुका है। इसी तरह से एक और जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? शरियानों में चर्बी वगैरह का जम जाना, प्लाक का जमा हो जाना। तो अगर कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस लिखा हो तो समझ जाइए कि शरियानों के अंदर चर्बी जम चुकी है, प्लाक जमा हो चुका है, जो किसी बड़े हादसे का पेशखैमा बन सकता है। इसके बाद एक और इस्तिलाह है एनोरिज्म। एनोरिज्म क्या होता है? जो शरियान की दीवारें होती है उनका कमज़ोर होकर फूल जाना, और ये एक ख़तरनाक सूरत हाल होती है। ये बाज़ का जो है वो फट भी जाती हैं। तो एनोरिज्म क्या है कि शरियानें जो हैं
उनका यानी जो दिल से खून को बाकी जिस्म की तरफ लेके जाती हैं उनको शरियाने कहा जाता है। तो शरियानों की दीवारों का कमज़ोर होकर फूल जाना ये एनोरिज्म कहलाता है। अगर कहीं एनोरिज्म किसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हो तो समझ जाएं कि जो शरियाने हैं उनकी जो दीवारें हैं वो कमज़ोर होकर फूल चुकी हैं। इसी तरह से एक वेरिकोज वेन्स लिखा होता है, वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स क्या होता है? वेन्स का, रगों का फूल जाना, मोटा हो जाना। तो अगर किसी की रगें फूल जाएं, मोटी हो जाएं, तो उसके टेस्ट के ऊपर, उसका अल्ट्रासाउंड टेस्ट में लिखा होगा वेरिकोज वेन्स, यानी इसको वेरिकोज वेन्स हो चुकी है, रगें इसकी फूल चुकी हैं। इसी तरह से कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, स्टेनोसिस पहले भी गुजर चुका है कि किसी चीज़ का तंग हो जाना स्टेनोसिस कहलाता है। तो कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस यानी गर्दन की जो शरियाने हैं उनका तंग हो जाना, तो इसको कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस कहा जाता है। आखिरी और 8वें नंबर पर है हमल के दौरान अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड से हमें बच्चे के बारे में बहुत सी मालूमात मिलती हैं, जैसे कि फैटल हार्ट बीट। इसका मतलब होता है, इसमें देखा जाता है कि बच्चा ठीक है और उसके दिल की जो धड़कन है वो नॉर्मल है। एक और इस्तिलाह है प्लेसेंटा प्रीविया। इसका मतलब क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है रहम के ऊपर वाले हिस्से के बजाय जब नीचे की तरफ आ जाए तो जो बच्चे की पैदाइश का रास्ता है उसको अगर ये बंद कर दे, बाज़ औक़ात ये पूरी मुकम्मल तौर पे बंद कर देता है, बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करता बल्कि जुज़वी तौर पर उसे बंद कर देता है, उसे ढाँप देता है, तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। यानी प्लेसेंटा जो है उसका रहम के ऊपर वाले हिस्से के बजाय जब वो नीचे आके पैदाइश वाले रास्ते को ढाँप देना। एक और इस्तिलाह है जेस्टेशनल एज। ये क्या होती है? ये यानी जो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि हमल कितने हफ्तों का है। ये जो एज है इसकी अल्ट्रासाउंड से जो पता चलता है कि हमल की इतनी एज हो गई है, इतनी उम्र हो गई है, कितने हफ्तों का हो गया, इसको जेस्टेशनल एज कहा जाता है। इसी तरह एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है ओलिगोहाइड्रामिनियोस। ओलिगोहाइड्रामिनियोस का मतलब क्या होता है? पानी की कमी। अगर रहम में पानी की कमी हो चुकी हो तो उसके लिए जो लिखा होगा ओलिगोहाइड्रामिनियोस। इसी तरह से एक और इस्तिलाह इसके उलट होती है, वो पॉलीहाइड्रामिनियोस। इससे क्या मुराद होता है कि अगर पानी की रहम के अंदर ज़्यादती हो जाए तो लिखा होगा पॉलीहाइड्रामिनियोस। अगर पानी की कमी हो जाए तो ओलिगोहाइड्रामिनियोस, और अगर पानी की ज़्यादती हो जाए तो पॉलीहाइड्रामिनियोस लिखा होगा। इसी तरह बच्चे की पोजीशन के हवाले से जो हैं वो दो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। एक को कहा जाता है सिफालिक प्रेजेंटेशन। अगर सर जो है बच्चे का वो नीचे की जानिब हो, उसके सर की जो पोजीशन है नीचे हो, तो इसको सिफालिक प्रेजेंटेशन कहा जाता है। और अगर उसकी उल्टी पोजीशन हो जाए तो इसको ब्रीच पोजीशन कहा जाता है। यानी बच्चे का उल्टा होना जो होता है उसको, सर अगर नीचे की जानिब है, नीचे की जानिब होता है जब बच्चे की पैदाइश होती है तो सर नीचे की जानिब होता है, तो अगर उसका सर नीचे की जानिब हो तो इसको सिफालिक प्रेजेंटेशन कहेंगे। और अगर उसकी पोजीशन उल्टी हो चुकी है, बच्चा उल्टा हो चुका है, तो इसको ब्रीच पोजीशन कहेंगे। एक आखिरी जो इसकी इस्तिलाह है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कब लिखा जाता है कि अगर कभी हमल जो है वो रहम में ना ठहरे बल्कि रहम से बाहर किसी ट्यूब वगैरह में हो। तो कभी हमल जो होता है रहम से बाहर भी हो जाया करता है, इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो इसको कभी हमल जो है रहम से बाहर भी होता है, इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, और इसको बिलउमूम जो है वो नुकसानदेह समझा जाता है। सेहत कदा को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात और तिब्बी मशवरा के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें।